Hello friends, welcome to my channel. Today we will study in geography of class 6th पृथ्वी और हमारा जीवन, और इसका जो पाठ 8 है, इसको हम पढ़ेंगे. एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर? भारत का भौतिक स्वरूप यानी फिजिकल फॉर्म ऑफ इंडिया. जैसा कि हम जानते हैं, भारत का जो हमारा भौतिक स्वरूप है वह बहुत अजीब है, विविधतापूर्ण है. यानी कहीं तो ऊंचे ऊंचे पर्वत है, तो कहीं हरे भरे मैदान, कहीं पठारी भूमि है, तो कहीं मरुस्थलीय भूमि है, कहीं तटीय मैदान है, तो कहीं द्वीप समूह. और इन्हीं विविधताओं के कारण, यानी जो डिफरेंट वैरायटीज़, जो वैरायटी फॉर्म में जो लैंड फॉर्म्स हैं, उनके अकॉर्डिंग भारत का जो फिजिकल रूप है, जो भौतिक स्वरूप है, उसको 5 भागों में बांटा गया है. पहला जो है वह उत्तर का पर्वतीय भाग, दूसरा उत्तर का मैदानी भाग, थार का मरुस्थल, दक्षिण का पठारी भाग, समुद्र तटीय मैदान एवं द्वीप समूह. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्तर का पर्वतीय भाग, जहाँ पर हमारी हिमालय की उत्पत्ति हुई है. तो हिमालय की जो उत्पत्ति है वह कैसे हुई है, ये हम जानेंगे. आज से करोड़ों वर्ष पूर्व हिमालय पर्वत की जगह पर टेथीज सागर था. इस विशाल सागर के उत्तर में अंगारा लैंड और दक्षिण में गोंडवाना लैंड नामक 2 भूभाग थे. कौन कौन से 2 भूभाग थे? अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड. इन दोनों भूभागों में बहने वाली नदियों का पानी कहाँ जाता था? टेथीज सागर में गिरता था. पानी के साथ बहकर आया मलबा सागर की तलहटी में परत दर परत जमा होता गया. पृथ्वी की आंतरिक हलचल के कारण सागर की तलहटी में जमा हुआ परतदार मलबा मोड़दार पर्वत के रूप में ऊपर उठता गया, जिसकी वजह से विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय का निर्माण हुआ. यहाँ पर एक एक्टिविटी के थ्रू भी आप ये कर सकते हो. जैसे कि अगर आप एक कागज़ लोगे और उसके 2 किनारों को दबाते हुए पास ले जाएंगे, तो क्या होगा? बीच में पर्वत की तरफ उभार बनता जाएगा. इसी तरह पृथ्वी के आंतरिक दबाव के कारण हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई. तो भारत का जो हमारा हिमालय पर्वत है वह उत्तरी सीमा पर एक विशाल पर्वत श्रृंखला है, जो कि पश्चिम में जम्मू कश्मीर से लेकर पूरब में अरुणाचल प्रदेश तक विस्तृत है. पश्चिम में इसकी चौड़ाई अधिक और पूरब में कम है. यानी वेस्ट के तरफ इसकी जो चौड़ाई है वह अधिक है और ईस्ट में इसकी चौड़ाई कम हो जाती है. इसे हिमालय के नाम से जानते हैं, और जिसका अर्थ क्या होता है? हिम यानी बर्फ और आलय मतलब घर, यानी हिमालय का अर्थ जो है वह क्या है? बर्फ का घर. उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र जो है उसको 4 श्रेणियों में बांटा जाता है. पहला जो क्षेत्र है ट्रांस हिमालय क्षेत्र, जिसको हिमालय पार क्षेत्र भी कहा जाता है. यह हिमालय पर्वत के उत्तर में स्थित है. हिमालय पर्वत जो है उसके भी ऊपर यानी उत्तर में उसकी स्थित है, और इसमें मुख्यतः काराकोरम, लद्दाख एवं कैलाश पर्वत श्रेणियां सम्मिलित है. और यहाँ का जो सर्वोच्च, जो सबसे ज़्यादा जो पर्वत शिखर, सर्वोच्च सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है वह काराकोरम श्रेणी में ही है, और वो कौन है? K2 है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 8,611 मीटर है. इसके बाद आता है हिमाद्री श्रेणी. यह हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला है और इसे वृहद हिमालय या हिमाद्री कहते हैं. इस श्रृंखला में विश्व के ऊंचे ऊंचे शिखर है, और संसार का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर यानी ट्रांस हिमालय में जो पर्वत शिखर था वो वहाँ के श्रेणी में K2 सबसे ऊंचा पर्वत शिखर था. लेकिन संसार का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर देखा जाए ऊंचा, तो कौन है? माउंट एवरेस्ट है, जो कि इसी हिमाद्री श्रेणी श्रृंखला में पाई जाती है. देखिए यहाँ पर एक मैप दिया हुआ है, जहाँ पे हम देखेंगे जो हिमालय है हमारा कहाँ पे है? ये उत्तर के भाग में है. और यह जो हिमालय है, यहाँ से हिमालय जो है वह कहाँ से कहाँ तक गया है? जिस तरह से हमने देखा कि यह
वेस्ट में जो है वो काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है और ईस्ट में आकर ये कम हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे जैसे कि यहाँ बंगाल की खाड़ी है जो हमारे ईस्ट में नीचे की तरफ ईस्ट में है और यहाँ पर अरब सागर है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो ये हिमालय है, जो यह मुख्य हिमालय है वह कहाँ है। ये इधर की तरफ है, ये नॉर्थ की तरफ इधर की तरफ गया है ईस्ट की तरफ, और ये ज़्यादातर जो फैला है वो कहाँ फैला है, वेस्ट में फैला है। इसके बाद देखेंगे कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई समुद्र तल से 8,850 मीटर है और इस श्रृंखला पर अनेक हिमनद ग्लेशियर है, यानी बर्फ का पहाड़ है जिससे कई नदियां निकलती है। इसके बाद आता है हिमाचल श्रेणी। यह हिमाद्री श्रृंखला के दक्षिण में स्थित श्रृंखला, यानी हिमाद्री श्रृंखला जहाँ है वहाँ से भी उसके दक्षिण में यानी नीचे की तरफ देखा जाए तो हिमाचल श्रेणी आता है। इसे मध्य हिमालय के नाम से भी जानते हैं। इस श्रृंखला में श्रीनगर, शिमला, कुल्लू, डलहौजी, नैनीताल, अल्मोड़ा और दार्जिलिंग जैसे अनेक आकर्षक एवं रमणीक पर्यटक स्थल हैं और पश्चिम में हिमाद्री और हिमालय श्रृंखला के बीच कश्मीर की रमणीक घाटी बन गई है। और यहाँ की डल झील जो है, जो आपने सुना होगा, कश्मीर में बहुत सुंदर स्थल है जहाँ लोग पर्यटक जो है वहाँ अक्सर घूमने जाते हैं, वह एक आकर्षण का केंद्र है। इसके बाद जो हमारा आता है शिवालिक श्रेणी। यह हिमालय के सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है और इसे उप हिमालय भी कहते हैं। तो शिवालिक श्रेणी को ही उप हिमालय भी कहते हैं। और यह कहाँ है, हिमालय के सबसे दक्षिण में, यानी हिमालय पर्वत जहाँ है उसके दक्षिण दिशा में स्थित है। यह कम ऊंचाई की श्रृंखला है और इस पर घने वन पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे कि हिमालय पर्वत से हमें क्या क्या लाभ है। तो जैसा कि हम जानते हैं, जो हमारा हिमालय पर्वत है वह भारत के उत्तर में पश्चिम से पूर्व दिशा तक एक पहरेदार के रूप में स्थित है। जिस तरह से पहरेदार हमारी रक्षा करता है, ठीक उसी प्रकार हिमालय पर्वत जो है एक पहरेदार की तरह हमारे भारत की रक्षा करता है और यह बाह्य आक्रमण से भारत की रक्षा करता है। यह उत्तर की ओर से आने वाले ठंडी हवाओं को रोककर हमारी जो जलवायु है उसको शुष्क और ठंडी होने से बचाता है। साथ ही दक्षिणी मानसून के समय आने वाली मानसूनी हवाओं के मार्ग में बाधा उत्पन्न कर वर्षा कराने में सहायक है। यानी दक्षिणी मानसून जब आता है तो मानसूनी हवा जब जाती है वहाँ से, तो वो बाधा उत्पन्न कर, वो टकरा कर फिर उसमें किस में बदल जाता है, वर्षा के रूप में बदल जाता है। विभिन्न रोगों के उपचार के लिए हिमालय पर्वत से हमें अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां भी प्राप्त होती है और हिमालय पर्वत पर अनेक रमणीक स्थल है जो पर्यटन को बढ़ावा देकर हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं। ये हमने अभी देखा। सबसे पहला जो पार्ट वो कौन सा भाग था, उत्तर का पर्वतीय भाग, जिसमें हमने जो इसका जो 4 विभागों में श्रेणी में बांटी गई थी वो कौन कौन सी, ट्रांस हिमालय क्षेत्र, हिमाद्री श्रेणी और हिमाचल श्रेणी और शिवालिक श्रेणी। इसके बाद आता है दूसरे नंबर पर उत्तर का मैदानी भाग। ये देखिए, ये हमारा उत्तर का मैदानी भाग है। जैसे जहाँ हम यूपी है, ये सारे एरिया जो है, ये वाला एरिया ये क्या है, उत्तर का मैदानी भाग है। यानी हमने देखा कि जो उत्तर का मैदानी भाग है इसको हम क्या कहते हैं, बाबर एवं तराई। और ऐसा क्यों कहते हैं, हिमालय से उतरकर मैदान की ओर आने वाली जो नदियां हैं वह अपने साथ बड़े बड़े बोल्डर, कंकड़, पत्थर एवं अवसाद बहाकर लाती है और नदी द्वारा शिवालिक के सहारे 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ाई में इन अवसादों का निक्षेप किया जाता है। यानी जब ये निक्षेपण होता है तो उसे क्या कहते हैं, भाबर कहते हैं। तो भाबर क्या कहते हैं, जो नदी जो द्वारा शिवालिक श्रेणी जो हमने पढ़ा था
उसके सहारे 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ाई में इन अवसादों यानी जो बोल्डर, कंकड़, पत्थर और ये सब जो बह बह के आती हैं हिमालय से, वो यहाँ पे निक्षेप होता है। और तो ये जो यहाँ पे जो लैंडफॉर्म हो जाता है वो कैसा हो जाता है, जिसे कहते हैं भाबर। यहाँ नदियाँ पत्थरों एवं अन्य अवसादों के नीचे विलुप्त हो जाती है। तो ये जो पत्थर और अवसाद जो आती हैं, ये आती तो नदियों के साथ ही हैं, लेकिन यहाँ नदियाँ जो है वह इनके नीचे ही विलुप्त हो जाती है। आगे ये नदियाँ पुनः धरातल पर दिखाई देती है और भाबर के सहारे एक नम एवं दलदली क्षेत्र का निर्माण होता है। और यह दलदली क्षेत्र जो है इसे क्या कहते हैं, तराई कहते हैं। भाबर एवं तराई क्षेत्र में जैव विविधता युक्त विस्तृत वन पाए जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे वन पाए जाते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान इसी क्षेत्र में स्थित है और भाबर एवं तराई का क्षेत्र आगे जाकर भारत के विशाल मैदान में मिल जाता है। हिमालय के दक्षिण में भारत का विशाल मैदानी भाग स्थित है और हिमालय के दक्षिण में यानी उसके नीचे की तरफ देखें तो भारत का विशाली मैदान है और यह विश्व का सबसे विस्तृत समतल मैदान है जो भारत में लगभग 2400 किलोमीटर लंबाई में फैला है। अब यहाँ एक नोट में लिखा है जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी क्या होती है, जो हमारे जो पर्वत है वहाँ से आती है और नदियों के द्वारा लाई गई यह जो मिट्टी बहुत ही महीन उपजाऊ मिट्टी होती है। इसका ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर होता है, यानी जो नदियाँ आती है वहाँ से हिमालय से जब हमारे उत्तर मैदानी भाग में, तो इसका जो ढाल है वो कैसा होता है, पश्चिम की तरफ, पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। और यह मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाई गई उपजाऊ जलोढ़, जिसको एलुवियल सॉइल कहते हैं, इससे बना है। और हम नदी तंत्र के आधार पर इस मैदानी भाग को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। और नदी तंत्र क्या होती है, किसी नदी और उसकी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहा जाता है, जैसे कि सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो सिंधु नदी तंत्र यानी इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, यह मुख्य नदी सिंधु और सहायक नदियाँ ट्रिब्यूटरीज जिसको बोलते हैं झेलम, चिनाब, सतलज, रावी और व्यास है। और यह नदी तंत्र कहाँ बहती है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में फैला है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल, जो इसका उद्गम स्थल है वह कहाँ है, तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट है। गंगा नदी तंत्र की मुख्य नदी गंगा है और इसकी सहायक नदियाँ जैसे कि आप जानते होगी कि यमुना, घाघरा, गंडक, गोमती और कोसी, ये सब इसकी सहायक नदियाँ हैं। और यह नदी तंत्र उत्तरी मैदान के अधिकांश भागों में फैला है। गंगा नदी का उद्गम स्थल यानी सोर्स कहाँ पर है, हिमालय में स्थित गंगोत्री हिमनद यानी गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी जो है वहाँ से उद्गम होती है। इसके बाद जो हमारा तीसरा नदी तंत्र है वह है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। यह जो मुख्य नदी है इसका वो कौन है, ब्रह्मपुत्र। और सहायक नदियाँ जो ब्रह्मपुत्र की है वह कौन सी है, लोहित, दिबांग, तिस्ता। और यह नदी तंत्र कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश और असम में विस्तृत है, यानी हमारे भारत के पूर्वी दिशा में। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल भी तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट है। ये देखिए, ये हमारा उत्तर का मैदानी भाग है। अब उत्तर के मैदानी भाग जो है वह भारत के लिए क्या महत्व है, तो यहाँ हम देखते हैं, आप खुद भी सोचिए, जैसा कि हमने पढ़ा, जो नदियाँ आ रही हैं अपने साथ मिट्टी लेके आ रही हैं, जो कि जलोढ़ मिट्टी, वह कितनी उपजाऊ होती है और उपजाऊ जो भूमि है वह हमारे कृषि के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इसीलिए यहाँ पर कृषि एवं पशुपालन पर आधारित उद्योगों का भी, यानी जितने भी एग्रीकल्चरल और पशुपालन पे निर्धारित जितनी भी फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज हैं, उसका यहाँ पे विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ। और भूमि के समतल होने के कारण यहाँ सड़क व रेल परिवहन का विकास अपेक्षाकृत आसानी से हुआ। नदियों का क्षेत्र होने से
उनसे नहरें निकालकर सिंचाई व जल परिवहन का विकास भी किया जा सकता है। तो ये हमारा जो उत्तर का मैदानी भाग है यह भारत के लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हमने पढ़ा। क्या आप जानते हैं ब्रह्मपुत्र जो नदी है वह कहाँ कहाँ है? चीन, भारत और बांग्लादेश में बहती है और इसे चीन में किस नाम से जाना जाता है? सांगपो, यानी ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है और बांग्लादेश में मेघना या जमुना नाम से पुकारा जाता है और गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से पुकारा जाता है। इसके बाद जो हमारा तृतीय जो हमारा लैंडफॉर्म था वह कौन है? थार का मरुस्थल यानी डेजर्ट एरिया, जहाँ पर क्या होता है? सबसे पहले तो यह शुष्क एरिया होती है, बहुत ही गर्म और यहाँ पर पानी की बहुत कमी होती है, रेतीला स्थान होता है। भारत के पश्चिमी भाग यानी वेस्ट में मरुस्थल स्थित है, डेजर्ट एरिया है जिसे थार का मरुस्थल कहते हैं, यानी थार डेजर्ट या भारतीय महामरुस्थल कहते हैं। यह भारत के उत्तरी मैदान के दक्षिण पश्चिम में अरावली पर्वत से लेकर पाकिस्तान की सीमा तक फैला है और यह शुष्क, गर्म तथा रेतीला स्थल है और इसी के कारण जहाँ पर वनस्पति की मात्रा जो है यानी पेड़ पौधे बहुत कम पाए जाते हैं। और यहाँ की जो मुख्य नदी है वह कौन सी है? लूनी नदी है। यहाँ पाई जाने वाले जो पानी है वह कैसा होता है? एक तो खारा होता है और जो खारे पानी का झील जो है वह सांभर में नमक का उत्पादन भी किया जाता है। यानी जो थार का मरुस्थल है वहाँ का जो पानी भी है वह बहुत खारा होता है, जिसकी वजह से जो वहाँ का सांभर झील है उसमें से नमक का उत्पादन किया जाता है। और यहाँ की मुख्य नदी कौन सी है? लूनी नदी है। इसके बाद आता है चौथे नंबर पे दक्षिण का पठारी भाग यानी प्लेट्यूज एरिया, यानी दक्षिण में साउथ में जो प्लेट्यूज है उसके बारे में पढ़ेंगे। उत्तर के विशाल मैदान तथा जो तटीय भाग है उनमें इसके बीच में क्या है? दक्षिण का पठार या प्रायद्वीप पठार, यानी प्रायद्वीप पठार क्या होता है? जो कि पठार तो है लेकिन यह 3 दिशाओं से समुद्र से घिरा हुआ है। यह पठार प्राचीन कठोर खेदार चट्टानों से मिलकर बना है। यह पठार बहुत कठोर होते हैं और खेदार चट्टानों से मिलकर बने हैं और इसकी आकृति त्रिभुजाकार यानी ट्रायंगुलर फॉर्म है। इसका धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है और इस क्षेत्र में कई पहाड़ी श्रृंखलाएं तथा घाटियां स्थित है। और यह पठार कहाँ पर है? उत्तर पश्चिम, यानी उत्तर की दिशा ऊपर से और पश्चिम में अरावली पर्वत जो है, उत्तर में विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं तथा दक्षिण में पूर्वी एवं पश्चिमी घाटों से घिरा हुआ है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। जो दक्षिणी का पठारी भाग यह कहाँ तक फैला है? एक तो यह उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत, फिर उत्तर में विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं और दक्षिण यानी नीचे की तरफ पूर्वी एवं पश्चिमी घाटों से घिरा है। दक्षिण के पठार को हम कई भागों में बांट सकते हैं। इनमें प्रमुख जो है वह मालवा का पठार, छोटा नागपुर पठार और दक्कन का पठार। जैसे कि अगर हम यहाँ पर मैप के थ्रू देखें तो ये हमारा दिया हुआ है। यहाँ पर जो ये देखिए, ये हमारा जो हमारा मैप है, इसमें जो हमारा पठार है वो उस एरिया सतपुड़ा श्रेणी जो दिख रहा है यहाँ पर, इस एरिया में दक्कन का पठार, गोदावरी नदी, यानी ये इस एरिया में पठार का जो है ट्रायंगुलर फॉर्म में काफ़ी विस्तृत रूप से फैला हुआ है। और देखेंगे तो हम यहाँ पर कि जो यह पठार है, छोटा नागपुर पठार, दक्कन का पठार, ये बहुत प्रमुख पठार है, जिसमें से हम मालवा के पठार में बारे में देखेंगे कि दक्षिण के पठार और के पश्चिमी भाग में मालवा का पठार स्थित है। यह उत्तर की ओर ढालदार है, यानी ढाल किसकी तरफ है? उत्तर की ओर, और अंततः यह उत्तर के मैदानी भाग में मिल जाता है। यमुना नदी के कुछ सहायक नदियां जैसे चंबल और बेतवा आदि का यह उद्गम
स्थल इसी पठार पर है। यानी अगर हम कहें तो चंबल और बेतवा नदी जो है ये यमुना की सहायक नदियां हैं और इनका उद्गम स्थल कहाँ पर है? मालवा का पठार में है। ये देखिए, ये हमारा पठार का चित्र दिया हुआ है। छोटा नागपुर पठार दक्षिण के पठार के उत्तर पूर्वी भाग यानी ऊपर की तरफ और पूर्वी भाग में छोटा नागपुर पठार स्थित है और यह क्षेत्र लोहे और कोयले जैसे खनिजों से समृद्ध है। तो दो छोटा नागपुर जो पठार है वह लोहा और कोयला जैसे खनिजों से समृद्ध है। दक्कन का पठार विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के दक्षिण में दक्कन का पठार स्थित है और इसका जो ढलान है पश्चिम से पूर्व की ओर है, यानी पश्चिम वेस्ट से ईस्ट की ओर है। यहाँ पर पूर्व की ओर बहने वाली अनेक नदियाँ जो है वह कौन कौन सी है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि है जो बंगाल के खाड़ी में अपने जल का विसर्जन करती है। किंतु नर्मदा और तापी नदियों का बहाव पश्चिम की ओर है। ये जो दो नदियां हैं ये इनका जो बहाव है वो पश्चिम की तरफ है, लेकिन महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जो है इनकी जो बहाव है वह पूर्व की ओर बह रही है और यह अपने जल को विसर्जन अरब सागर में करती है। यानी जो महानदी गोदावरी है पूर्व की ओर बहने वाली नदी, ये तो बंगाल की खाड़ी में अपने जल को विसर्जित करती है जो ईस्ट की तरफ है, लेकिन जो नर्मदा, तापी नदियाँ जो इस दक्कन के पठार पर है वो इनका जो बहाव है पश्चिम की ओर है, तो वो अपने जल का विसर्जन अरब सागर में करती है। अब ये सोचिए कि भारत के, आप अगर सोचोगे तो पठारी भाग जो वो क्या महत्व है, जिस तरह से हिमालय का एक अपना महत्व है हमारे भारत के लिए, ठीक उसी प्रकार जो हमारे भारत में पठारी भाग है, प्लेट्यूज वाले रीजन है, वो हमारे भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो दक्षिण के पठार की प्राचीनतम शैलियों में अधिकांश खनिज पाए जाते हैं, तो खनिज के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। तीव्र ढाल युक्त होने के कारण प्रायद्वीप पठार में जल विद्युत उत्पादन केंद्रों की स्थापना सहज संभव है। यानी यहाँ पर बहुत तीव्रता से ढाल युक्त है और तीनों तरफ से प्रायद्वीप जो पठार होते हैं वो तीनों तरफ से समुद्र से जो घिरे होते हैं और वहाँ जल विद्युत उत्पादन केंद्रों की स्थापना बहुत ही आसानी से हो जाती है। और इस पठार में सागौन, चंदन तथा अन्य बहुमूल्य वृक्ष पाए जाते हैं और यहाँ के पर्वत दक्षिण यानी नीचे की तरफ और पश्चिम यानी वेस्ट मॉनसून को रोककर पश्चिमी तट पर वर्षा में सहायक है। इसके बाद हमारा 5वें नंबर पे आता है तटीय मैदान और द्वीप समूह यानी आइलैंड वगैरह जो पढ़ते हैं हम, जिस तरह से लक्षद्वीप है, अंडमान और निकोबार है, ये हम सुनते हैं। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूरब में तटीय मैदान स्थित है और पश्चिमी तटीय मैदान सकरे हैं यानी बहुत पतली हैं, जबकि पूर्वी तटीय मैदान जो है वह इसके अपेक्षा पश्चिमी तटीय मैदान के अपेक्षा बहुत चौड़े हैं। पश्चिम तटीय मैदान में कोई बड़ी नदी नहीं है, जबकि पूर्वीय तटीय मैदान में, तो पूर्वीय तटीय मैदान जो है वहाँ पर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियाँ बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरने से पूर्व एक डेल्टा का निर्माण करती है। और डेल्टा क्या होती है? जैसे कि समुद्र में मिलने से पहले धरातल के कम ढाल व नदी के वेग में कमी के कारण नदी का जो जल है वह कई शाखाओं में बटकर बहने लगता है और यह त्रिभुजाकार भूभाग ही डेल्टा कहलाता है। और गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियाँ जो है विश्व के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरवन का निर्माण करती है। तो सबसे जो बड़े डेल्टा जो हमारे विश्व का है वह कौन है? सुंदरवन डेल्टा है। और इसको कौन सी नदियों के द्वारा इसका निर्माण होता है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी। तो पूर्वी तटीय मैदान की मुख्य झीलें, जैसे अगर हम देखें पूर्वी तटीय मैदान में जो मुख्य झील कौन कौन सी है? चिल्का लेक, कोलेरू और पुलिकट, ये जो है हमारे फेमस झील है, लेक्स हैं। इसके बाद देखेंगे जो जैसे कि हमने सुना है लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह, ये हमारे 2 द्वीप समूह हैं। और लक्षद्वीप द्वीप समूह जो है वह अरब सागर में स्थित है यानी वेस्ट में, और यह मूंगे यानी कोरल्स से बने या किससे बने हैं? मूंगे से बने हैं।
और इस द्वीप समूह में अनेक छोटे छोटे भी द्वीप है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और ये हमारा जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह यह ईस्ट में है और इस द्वीप समूह के द्वीप अपेक्षाकृत जो पश्चिमी तटीय हैं उनसे ज़्यादा बड़े हैं। अब जो तटीय मैदान हैं और द्वीप समूह हैं इनके भी कुछ लाभ हैं। वो हमारे लिए क्या लाभ है? पूर्वीय तटीय मैदान बहुत उपजाऊ हैं, जहाँ धान की खेती अच्छी होती है। वहाँ पर उसकी उपज जो है धान की, चावल की जो है उपज है वह बहुत ही अच्छी होती है। पश्चिमी तटीय मैदान में मसाले, नारियल और रबड़ की खेती की जाती है। तो पूर्वी तटीय मैदान में वहाँ का जो मिट्टी है बहुत उपजाऊ है, तो वहाँ पर धान और चावल की खेती होती है, धान की खेती होती। और पश्चिमी तटीय मैदान में मसाले, नारियल और रबड़ की खेती की जाती है। भारत के व्यापार और पर्यटन एवं सुरक्षा की दृष्टि से द्वीप समूहों का भी विशेष महत्व है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये जो चैप्टर है हमने आज कंप्लीट कर लिया और इसमें काफ़ी बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस हमें मिली हैं। जिस तरह से सबसे बड़ी डेल्टा कौन सी है और जो हमारे 2 प्रमुख द्वीप समूह जो है वो हमारे कौन कौन से हैं, उनकी क्या उनमें कौन कौन सी क्या क्या हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जिस तरह से हिमालय के बारे में भी हमने पढ़ा, किस तरह से वह हमारे भारत का पहरेदार के रूप में वह वहाँ पर खड़ा है। और जैसे पठारी भाग जो है जिसमें बहुत सारे मिनरल्स द्रव्य पाए जाते हैं, ये भी हमारे भारत के लिए बहुत ज़्यादा हमारे लिए लाभकारी है। और थार का मरुस्थल जो है वहाँ के बारे में भी हमने पढ़ा, जो वह बहुत ही शुष्क और गर्म और रेतीला स्थान है। और वहाँ की सबसे नदी जो है, मुख्य नदी कौन सी है? लूनी है। और नमक का उत्पादन अगर किया जाता है वहाँ पर किया जाता है तो वो कौन सी झील है? सांभर झील में नमक का उत्पादन किया जाता है। और उत्तरी मैदान में जैसे कि हमने पढ़ा था कि 3 हिस्सों में बट जाते हैं और नदी तंत्र के आधार पर सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र में भी हमने जैसे देखा कि यह कहाँ कहाँ है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में है। और इसका उद्गम स्थान जो है वह तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट है। गंगा नदी तंत्र, इसके जो सहायक नदियाँ वो कौन कौन सी है? यमुना, घाघरा, गंडक, गोमती, कोसी। और इसका जो ग्लेशियर कहाँ है? गंगोत्री हिमनद जो है इसका उद्गम स्थल है। ठीक उसी प्रकार ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र जो है वह भी हमारा अरुणाचल प्रदेश और असम में विस्तृत है। और इसकी जो सहायक नदियां हैं लोहित, दिबांग और तिस्ता है। और ये भी हमारे भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और हमारा जो मैदानी भाग तो हो गया, अब हम पर्वतीय भाग में भी पढ़े थे। इसके 4 विभागों में जो इसको श्रेणियों में बांटा गया है, ट्रांस हिमालय, हिमाद्री श्रेणी और हिमाचल श्रेणी और शिवालिक श्रेणी। तो इस तरह से आज हमने ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर को कवर कर लिया। और इसके बाद हम इसके अगली वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स जो अभ्यास कार्य है इसको देखेंगे। तब तक के लिए बाय।